नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। आज हम बेरमपुर नाम के एक शापित गांव और उसकी उस खौफनाक लोककथा का पर्दाफाश करेंगे, जहां सदियों पुराना एक गहरा रहस्य आज के समय से आकर टकराता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की हर एक परत को खोलते हैं। बम बम बश, बम बम बश। जरा इस आवाज को महसूस करके देखिए। पिछले 400 सालों से बहरमपुर गांव की रातों में यह सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि साक्षात खौफ बनकर गूंज रही है। आखिर ये आवाज है किसकी और इसका मतलब क्या है? आइए पता लगाते हैं। भाग 1, बेरमपुर का प्राचीन रहस्य। आखिर इस खौफनाक लोक कथा की शुरुआत कहां से हुई? निशिर मोलो, ये नाम सुनते ही वहां के लोगों की रूह कांप जाती है। ये 4 बेहद खौफनाक आदमी हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत रखकर रात के अंधेरे में घूमते हैं। और सबसे डरावनी बात, अगर किसी ने गलती से भी इनकी आंखों में देख लिया तो उसकी मौत पक्की है। मदन के पिता ने उसे इसी खतरे से आगाह किया था कि कदमों की आहट सुनते ही छिप जाना, बस उनकी तरफ देखना मत। लेकिन मदन ने क्या किया? उसने चेतावनी को बिल्कुल अनसुना कर दिया और रात में दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। जंगल में उसे वही खौफनाक मंत्र सुनाई दिया। वो झाड़ियों में छिपा तो सही, लेकिन उत्सुकता में उसने वो जानलेवा गलती कर ही दी। उसने उन्हें देख लिया। अगली सुबह मदन एक बरगद के पेड़ के पास ऐसी हालत में मिला जैसे उसने मौत को साक्षात अपने सामने देख लिया हो। वो पूरी तरह सुन्न था। भाग 2, मृत्युंजय अमृत की खोज। अब यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब हम सीधे 400 साल आगे आते हैं, दिल्ली के एक मॉडर्न लैब में। यहां हमारी मुलाकात होती है 2 बिल्कुल अलग सोच वाली लड़कियों से। एक तरफ है मेघना, जो इन पुरानी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती, लेकिन उसे हर रात एक बहुत ही अजीब सपना आता है। एक विशालकाय डरावना पक्षी और हरे रंग का पानी टपकता हुआ एक पेड़। दूसरी तरफ है उसकी पार्टनर इशिता, जो लोक कथाओं पर पूरा विश्वास करती हैं और एक बहुत ही प्राचीन औषधि ढूंढ रही है। और यहीं इशिता के हाथ लगती है एक पुरानी किताब जिसमें जिक्र है मृत्युंजय अमृत का। ये एक ऐसा हरा तरल पदार्थ है जो पूर्णिमा की रात सिर्फ एक खास पेड़ से टपकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? उस पुरानी किताब में छपा पेड़ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेघना हर रात अपने डरावने सपनों में देखती है। मतलब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भाग 3, रहस्यमयी गांव में प्रवेश। इस बड़े खुलासे के बाद दोनों लड़कियां निकल पड़ती हैं उस शापित गांव की तरफ। लेकिन बेरमपुर में उनका स्वागत कोई बहुत अच्छा नहीं होता। गांव में कदम रखते ही अपशकुन शुरू हो जाते हैं। अचानक तेज धूप एक काली आंधी में बदल जाती है। इतनी अस्वाभाविक और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं कि खुद गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब मुखिया के घर पहुंचते ही उनके घर के मंदिर का जलता हुआ दीपक अचानक से बुझ जाता है। ये सारे संकेत चीख चीख कर बता रहे थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जाहिर है मेघना और इशिता अपनी असली मंशा किसी को बता नहीं सकती थीं, इसलिए उन्होंने 5 गांवों पर एकेडमिक रिसर्च करने की एक बहुत ही बढ़िया झूठी कहानी रची। ये एक सूची समझी रणनीति थी ताकि मुखिया और उसके बेटे अनुज का भरोसा जीता जा सके और गांव में बिना किसी शक के अपनी खोज पूरी की जा सके। भाग 4, 400 साल पुराना राजमहल। गांव के इस पुराने खंडर का रहस्य। अब दिन के उजाले में महल तक जाना मुमकिन नहीं था। गांव वालों की नजरों से तो बचना ही था। इसलिए अनुज की मदद से आधी रात को वहां चोरी छिपे जाने का प्लान बना। आइडिया ये था कि जब पूरा गांव गहरी नींद में हो तब जाकर उस पुराने खंडर की तलाशी ली जाए। लेकिन वहां पहुंचते ही इस विश्लेषण का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल आता है। मेघना अचानक कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस राजमहल को पहले कहीं देखा है। जरा सोचिए, जो लड़की उस गांव में पहली बार आई है उसे 400 साल पुराने उस खंडर का कोना कोना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये साफ इशारा है कि मेघना का इस गांव के अतीत से कोई न कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। भाग 5, निशिरमोलो का जागरण। अब प्राचीन खौफ और आज का समय आमने सामने हैं। रात के ठीक 12 बजते हैं और पूरे बेरपुर में एक साथ अफरा तफरी मच जाती है। राजमहल के अंदर भारी जूतों की रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगती हैं। ठीक उसी वक्त गांव के पुजारी को आसमान में एक बेहद डरावनी नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है और जंगल की सरहद पर कुछ जुआरियों को फिर से वही खौफनाक आवाज सुनाई देती है, बम बम बश।
सदियों की खामोशी के बाद वो पुराना खौफ वापस लौट आया है। पुजारी तुरंत बदहवास हालत में दौड़ता हुआ मुखिया के पास पहुंचता है और उसे जगाता है। सालों से सोए हुए वो निशिरमोलो अचानक कैसे जाग उठे, ये बात मुखिया के होश उड़ा देती है। पुजारी की घबराहट साफ बता रही थी कि मामला अब गांव वालों के हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। और उधर जंगल के किनारे क्या हो रहा है? जुआरी संपत और कप्ता उन चारों निशिरमोलों के सामने पूरी तरह फंस चुके हैं। उस काली आंधी के बीच उन्हें सिर्फ लाल चमकती हुई आंखें घूरती हुई दिखती हैं। फिर वो ताबूत धीरे से जमीन पर रखा जाता है, उसका ढक्कन खुलता है और एक ऐसी रूह कपा देने वाली चीख निकलती है जो पूरे बेरमपुर के लोगों को उनके बिस्तरों पर डरा कर रख देती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त राजमहल के अंदर भी एक जोरदार धमाका होता है। एक भारी सा रहस्यमयी दरवाजा पूरी ताकत से खुलता है। मेघना, इशिता और अनुज उस दरवाजे के पार किसी अदृश्य और खौफनाक चीज को देखकर पूरी तरह सुन्न रह जाते हैं। बाहर ताबूत का खुलना और अंदर इस दरवाजे का खुलना, ये दोनों घटनाएं एक साथ होना कोई संयोग नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने कुछ बहुत ही बड़े और पेचीदा सवाल खड़े होते हैं। आखिर ये निशिरमोलो हैं कौन? उस रहस्यमयी ताबूत के अंदर असल में ऐसा क्या है जो इतनी भयानक चीख निकाल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, मेघना का उस मृत्युंजय अमृत और 400 साल पुराने राजमहल से असली कनेक्शन क्या है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि सच कहूं तो कुछ रहस्य कभी दफन नहीं होते।